हाँ सही से हो रही है, थोड़ी जूम कर लो बस। हो रही है। बाकी सब अपना माइक बंद कर लें। अच्छा यार, शुरू करते हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकोमेट्री से शुरू करते हैं। अच्छा, साइकोमेट्री हमारे पास क्या है? साइकोमेट्री हमारे पास सिंपल, जो हम लोग मॉइस्ट एयर की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं ना, ये हमारी साइकोमेट्री हो जाती है। सही है। अब साइकोमेट्री के अंदर हमारी मॉइस्ट मॉइस्ट एयर का मतलब हमारे पास एयर के अंदर दो चीज़ें, सही है। एक हमारे पास आपकी ड्राई एयर है, और एक हमारे पास एयर के जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर है, वो हमारे पास, ये दोनों चीज़ें मिलकर ना हमारे पास मॉइस्ट एयर बनाते हैं। अब इसमें मॉइस्ट एयर का जो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है ना, वो यहाँ पर इसने दिया हुआ पी ए प्लस पी वी। इसमें हमारे पास ए जो है ये हमारे पास ड्राई एयर का प्रेशर है, सही है, और वी हमारा वाटर वेपर का प्रेशर है, सही है। इनका एक तरह समझ लो, कौन सा प्रेशर होता है यार, एक मिनट, मैंने लिखा था। एक मिनट, एक मिनट। बहरहाल यहाँ लिखा हुआ नहीं है। बहरहाल प्रेशर ही होता है यार, जो भी होता है, सही है। अब इसमें जो बैरोमेट्रिक है। एयर की, नहीं नहीं यार, एक नहीं नहीं, नाम था उसका थोड़ा खास सा, अभी जहन में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा, अब यहाँ ना एयर की प्रॉपर्टीज होती हैं। एयर की प्रॉपर्टीज में ये हमारे पास एक ह्यूमिडिटी रेशो आ जाता है। ह्यूमिडिटी रेशो हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर अपॉन किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, सही है। इसका जो ये डेरिवेशन है छोटी सी, से इसे छोड़ दो, और ये शॉर्ट फार्मूला है 0.662 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी। इसमें जो पीवी है ना, ये तुम्हारा वेपर प्रेशर है, और पी तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रेशर है। ज़्यादातर ऑपरेटिंग प्रेशर तुम्हारा 101.325 किलो पास्कल होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सही है। और पीवी या तो उसमें तुम्हें सवाल में दिया हुआ होता है, या फिर तुम्हें फॉर्मूला इस्तेमाल करके पीवी निकालना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है तुम्हारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुम्हारी रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट एयर सैंपल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेपर इन सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर, सही है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है तुम्हारे पास पीवी अपॉन पीवी सेचुरेशन, सही है। पीवी सेचुरेशन किस तरह निकलेगा? पीवी सेचुरेशन निकालने के लिए वो तुम्हें सवाल में कोई एक टेम्परेचर या प्रेशर देगा, उसके ऊपर तुम्हें जाके सेचुरेशन प्रेशर रीड कर लेना है, तो वो तुम्हारा पीवी सेचुरेशन उस तरीके से आ जाएगा, और उससे तुम्हारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी। ये वाले फार्मूला इस्तेमाल न्यूमेरिकल में बहुत मुश्किल ही है कि हों, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें उससे आ जाती हैं, क्या नाम है अपना जो चार्ट है ना तुम्हारा, साइकोमेट्रिक चार्ट, उससे आ जाती हैं। उसके बाद इंथैल्पी, इंथैल्पी में ये सारे फार्मूलाज बेकार हैं, सही है, इनमें से कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा। इंथैल्पी सिंपल तुम्हारी चार्ट से निकलेगी सवालात के अंदर। बाकी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी सबको पता है, सही है, अपॉन आपका मास होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी और वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर सिंपल तुम्हारे पास क्या होता है कि तुमने सिंपल थर्मामीटर, उसका जो बल्ब होता है वो उसको तुम वेट नहीं रखो, ड्राई रखो, और उससे टेम्परेचर तुम रीड कर लो, तो ये तुम्हारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा। और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा कि जो तुम्हारा उसका बल्ब है थर्मामीटर का, उसको तुम लोग वेट कर दो, सही है, या उसके ऊपर कोई गीला कपड़ा लपेट दो, फिर उससे टेम्परेचर तुम लोग नोट करोगे, तो वो तुम्हारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा। एक इसमें यहाँ पे एक टेम्परेचर और होता है, एक मिनट, नहीं है यहाँ पे, यहाँ गिवन नहीं है, हाँ ये रहा, सॉरी, ये रहा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हेलो, क्या हुआ? करते क्यों है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही यार, बहुत कट के आ रही है। कह रहा हूँ, करते क्यों है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब, करते क्यों है? अब ये मुझे क्या पता, करते होंगे किसी वजह से, क्यों क्या को छोड़ो, ओके। क्यों? सही है। अब अगर वो सवाल में तुम्हें एक टेम्परेचर दे रहा है ना, तो सवाल में अगर वो टेम्परेचर तुम्हें दे रहा है, तो वो, अगर उसने नहीं बताया हुआ कि ये वेट बल्ब है या ये ड्यू पॉइंट है, तो वो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, सही है। जब भी उसे सवाल में वेट बल्ब टेम्परेचर या ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इन दोनों में से कोई देना होगा, तो वो बताएगा कि भाई ये वेट बल्ब है, ये ड्यू पॉइंट है, सही है। वेट बल्ब टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं हम लोग टी स्टेरिक से, सही है। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर तुम्हारा टी टी होता है। और जनरली हमारे पास ये केस होता है कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है ना, वो वेट बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो अगर सवाल मुझसे तुम्हें दो टेम्परेचर्स दिए हैं और नहीं बताया हुआ कि भाई ड्राई बल्ब टेम्परेचर कौन सा है, तो जो ज़्यादा वाला होगा वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा, एक और टेम्परेचर होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको शॉर्ट से मैं बता दूं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे तुम्हारी वो हो जाती है, अपनी सेचुरेशन हो जाती है। ये किस तरह निकालते हो, ये चार्ट में अगर हम आओ, तो भाई चार्ट में देखो, अगर सपोज ये जो नीचे वाली लाइन है ना, एक्स एक्सिस वाली लाइन,
ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली लाइन। और ये वाई एक्सिस पे उसने तुम्हें दी हुई है इंथैल्पी। इंथैल्पी कह लो या कुछ भी कह लो, वाई एक्सिस पे तो खैर बहुत सारी चीज़ें। सॉरी, वाई एक्सिस पे डब्ल्यू दिया हुआ है, सॉरी वाई एक्सिस पे डब्ल्यू दिया हुआ है उसने। ये 2 4 6 8 10, ये डब्ल्यू है। डब्ल्यू यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमिडिटी रेशो होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक मिनट, ह्यूमिडिटी रेशो तुम्हारा डब्ल्यू होता है, सही है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच से डिफाइन करते हैं रिलेटिव। अब चार्ट पे आ जाओ कि किस तरह भाई चीज़ें रीड करते हैं। देखो भाई ये चार्ट है, इसमें जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सही है। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे तुम्हारा है डब्ल्यू। एक मिनट, सही है ना, हाँ ये डब्ल्यू है और ये तुम्हारा है डीबीटी, सही है। अब ये डीबीटी है और ये तुम्हारा डब्ल्यू है। और तुम्हारा ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये वाली डॉटेड लाइंस, ये तुम्हारा वेट बल्ब टेम्परेचर है। वेट बल्ब टेम्परेचर डॉटेड लाइंस है। और ये जो तुम्हारी बिल्कुल सीधी लाइंस आ रही हैं, ये तुम्हारी इंथैल्पी की लाइंस हैं, सही है। और अब अगर उसने सवाल में तुम्हें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताया हुआ है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे सेचुरेशन हो जाती है। तो वो तुम किस तरह निकालोगे? वो इस तरह तुम निकाल लोगे कि भाई अगर सपोज कर लो उसने तुम्हें 10 बताया हुआ, तो 10 की तरह ये रहा, तो वेट, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से उठाना 10 और सीधा इधर आना, सही है। ये तुम, और ये वाली जो लाइन है ना, ये जो कर्व आ रहा है, ये सेचुरेशन कर्व है, सही है। तो सेचुरेशन कर्व तक हम लोग आ गए। सेचुरेशन कर्व से फिर तुम लोग एक हॉरिजॉन्टल बना देना, तो ये तुम्हारे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इस तरह रीड होता है इसके ऊपर, सही है। और बाकी इसमें अगर कोई चीज़ रह गई है तो ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाली, ये है तुम्हारी स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये तुम्हारी, इसमें डिफरेंस देख लो, 0.84 है, फिर ये 0.85 होगा, फिर ये 0.86 है। बीच में उन्होंने लिखा हुआ नहीं है 0.85, लेकिन अंडरस्टूड है 0.84, 0.85, 0.86। फिर ये 0.87 की है, ये 0.8 की है, ये 0.9 की है, ये 0.90 की है। डॉटेड लाइंस वेट बल्ब टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा डीबीटी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे तुम्हारा डब्ल्यू है, ठीक है। और अगर कोई चीज़, ये वाली जो लाइंस हैं, ये इंथैल्पी की लाइंस हैं जो इस तरह करके आ रही हैं, सीधी सीधी। और ये प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर कब यूज़ करते हैं ये आगे अब सवालात में चलेंगे, तो अभी फ़िलहाल प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना, आगे सवालात में चलेंगे तो फिर वहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ आएगा। यार ये वेट बल्ब का तुमने बताया था, जरा ये दोबारा बताओगे? अगर हमें मिसाल के तौर पे कोई भी डब्ल्यू दिया हुआ है, मिसाल के सबर तौर करो पे ना, सबर सेवन करो, दिया हुआ है डब्ल्यू, सबर करो, अभी सवालात पे पहुँचने दो। डीबीटी, चलो बता देना ड्यू पॉइंट आएगा टेम्परेचर। आएगा, आगे आएगा भाई, ये देखो। अच्छा ये सवाल है, वो कह रहा है कैलकुलेट दी आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सही है। मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर उसने दी हुई है डीबीटी, डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और ह्यूमिडिटी रेशो दिया हुआ है 0.00734, सही है, किलोग्राम पर किलोग्राम डी है। ह्यूमिडिटी रेशो का मतलब उसने यहाँ पे तुम्हें डब्ल्यू दे दिया, सही है। और उसने तुमसे आर एच पूछा हुआ है और उसने तुम्हें डीबीटी बताया हुआ है 30 डिग्री। अब यहाँ पर इसने इस सवाल को फार्मूला से सॉल्व किया हुआ है। हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं चार्ट से, चार्ट से ये सवाल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चार्ट खोलते हैं भाई यहाँ पे। अच्छा एक बात नोट करो, सवाल में उसने तुम्हें ये जो दिया हुआ डब्ल्यू, ये दिया हुआ 0.00734, लेकिन ये है किलोग्राम पर किलोग्राम डी है में। जो चार्ट में गिवन है ना, चार्ट में यहाँ पे हमारे पास गिवन होता है, यहाँ पे आप वैल्यू देखो 2 से स्टार्ट हो रही है, चार्ट में हमारे पास डब्ल्यू गिवन होता है ग्राम पर किलोग्राम डी है, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा हमें, जो वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है। यार ये रही, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी 7.34,
सही है। ये 7.34 ये डब्ल्यू हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा डीबीटी हो गया। अब सिंपल रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है, उसके लिए भाई चार्ट में आ जाते हैं। अच्छा एक मिनट, ये आ गए लाइन में। अब देखो उसने 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, 30 डिग्री से एक सीधी लाइन उठा दूंगा। अब तेरी तो इतनी मोटी, ये सही है। 30 डिग्री से, सॉरी 30 डिग्री बोल रहा हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस से एक तुम्हारी सीधी लाइन आ गई, और उसने डब्ल्यू कितना दिया हुआ था 7.34। तो यहाँ पे डब्ल्यू अब तुम देख लो 7.34 किधर है, 8 है ना, ये 6 है। अच्छा इन लाइंस के दरमियान 0.5 का डिफरेंस है, 4 लाइन है 6 और 8 के दरमियान, 6, 6.5, 7, 7.5 और 8। सही, दोबारा देख लो, ये है 6, ये 6.5, ये 7, ये 7.5 और ये 8। अब उसने हमें, ये 7.5 है तो 7.3 कहीं इसके बीच में पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पे बना दें 7.3, ये आ गया। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें नोट करनी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन कौन सी है, ये जो परसेंटेज वाली लाइन है। मैंने कहा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं। तो अब देखो 30% से नीचे आ रही है। सही है, कितना नीचे आ रही है, अब ये तकरीबन 27 और 28 के दरमियान है। सही है, 27 ले लो, कोई 28 पूरी ले ले, कोई मसला नहीं है। 12, 27, 28 के करीब करीब आएगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 27.8 आई है। सही है, 8 से इतना डिफरेंस इसमें चलता है। अच्छा इसने फॉर्मूले से कैसे निकाला था, फॉर्मूले से इसने भाई, ये चार्ट से तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। अब इसने फॉर्मूले से निकाला हुआ है, इसने रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लगाया। सही है, और यहाँ पे इसने वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यहाँ पे हमारे पास होगा, वेपर प्रेशर निकाला इसने तो पहले। सही है, ऑपरेटिंग प्रेशर 101,325 पास्कल। सही है, और डब्ल्यू उसने हमें सवाल में गिवन दिया हुआ है। सही है, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास पी आ जाएगा। सही है, फिर पी और पी सेचुरेशन, पी सेचुरेशन मैंने बताया था उससे निकालेंगे जो 30 डिग्री दिया हुआ है। चार्ट में जाओगे, चार्ट में 30 डिग्री पे पी सेचुरेशन रीड कर लेना। अच्छा, और चार्ट कौन सा वाला, वाटर का, चार्ट A1। ठीक है, चार्ट बोल रहा हूँ मैं, टेबल, सॉरी, टेबल A1। सही है, और एक बात याद रखना, ये जो तुम्हारा चार्ट है ना, साइकोमेट्रिक चार्ट, ये सिर्फ एयर के लिए यूज़ होता है। सही है, कभी कभी ऐसा होगा कि आगे सवालों में तुम्हें वाटर का भी काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम चार्ट में नहीं चले आना, उसके लिए तुम टेबल में ही जाओगे। सही है, तो ये फॉर्मूले से ये आंसर आया, और चार्ट से फिर इसने ये आंसर लिखा हुआ है। अब एक और सवाल है इसमें, वो कह रहा है कि भाई सैंपल ऑफ एयर हैविंग 22 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 30% RH एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी रेशो, वेपर डेंसिटी और इंथैल्पी। अच्छा, सब कुछ निकालना है भाई इसमें। सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट इसमें लोकेट कर लेते हैं। पॉइंट के लिए वो क्या कह रहा है, डीबीटी है 22 डिग्री सेल्सियस और RH है 30%। तो अब डीबीटी वाली लाइन पर जो तुम्हारे पॉइंट्स के दरमियान स्पेसिंग है वो 1 की है, 21 है, ये 20 है, तो 21, ये 22। सही है, तो 22 पे जाके इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना ऊपर लेके जाएंगे, 30 डिग्री सेल्सियस तक, और सॉरी 30% पर। तो 30% की लाइन ये रही। सही है, ये तुम्हारी ये रही 30% की लाइन, इसलिए इसको मैं 30% पे लेकर आ गया। सही है, अब ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब यहाँ से तुम एक हॉरिजॉन्टल बना दो, जिससे तुम्हें डब्ल्यू पता चल जाएगा। सही है, ये तुम्हारे पास डब्ल्यू आ गया। अब सवाल में निकालना क्या क्या है, सवाल में निकालना है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो फॉर्मूले से निकल जाएगा। सही है, ह्यूमिडिटी रेशो निकालना है, ह्यूमिडिटी रेशो यानी डब्ल्यू निकालना है तुम्हें। 22 डिग्री सेल्सियस और ये 30%। जयान, हेलो हाँ बोलो। जयान, 30% कर्व नहीं होगा? हाँ जैन, 30%, 30% कर्व होता है, कर्व वो RH होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये 30, अच्छा ये हाँ जितनी सही कर्व है, सही है कर्व यार, सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये 30%, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है 30%। ये कर्व है यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के परसेंटेज में। सही है,
तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल बना दो, तो ये देख लो ये 4 है, ये 4.5 है, तो ये तकरीबन 5 या 4.59 ले लो या कुछ भी ले लो, उसके करीब करीब आ रही है तुम्हारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो सॉरी ह्यूमिडिटी रेशो। ठीक है, तुम्हारा डब्ल्यू आ गया। और उसने सवाल में क्या पूछा हुआ है, डेंसिटी पूछी हुई है। डेंसिटी निकालने के लिए वो निकाल लो, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लो, उसको 1 से डिवाइड करा देना, रेसिप्रोकल होती है उसका डेंसिटी। तो अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है तुम्हारी उसकी लाइन, क्या नाम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। 0.84, 0.84 से थोड़ा सा आगे है, तो 0.843 या 0.842 ले लो, सही है। और फिर उसको तुम डिवाइड बाय 1 करवा दो, ये आ गई 4.9। इसने 00 से लिखा हुआ, 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम पर किलोग्राम डीए में लिखी हुई है ये, सही है। और कहाँ निकाली हुई है इसने, अच्छा, इस चार्ट से जो हम निकालेंगे वी, वो वी ए होगा ना जैन? इसने तो वाटर की पूछी हमसे, तो फिर वो फॉर्मूला लगा के हमें निकाल लेना। वो तो उसने वेपर प्रेशर पूछा है ना। वेपर हाँ, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी तो तुम जो निकालोगे वो तो मैंने कहा था ना, चार्ट हमेशा उसके लिए यूज होगा, क्या नाम एयर है के। यार, एयर के लिए। सही तो सही। ये इसने वेपर की डेंसिटी पूछी हुई है, तो वेपर की डेंसिटी तो तुम्हारे पास 1 अपॉन इस ये करके आ जाएगी, सही है। वेपर की डेंसिटी फिर तुम डब्ल्यू वाले फॉर्मूले से निकालना, ये वाला जो फॉर्मूला, सही है। इसको मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कर देना, डब्ल्यू तुम्हें चार्ट से पता होगा, सही है। तो इसको तुम जब मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू करोगे तो वेपर की डेंसिटी आ जाएगी तुम्हारे पास। और उसने इंथैल्पी पूछी हुई है। इंथैल्पी निकालने के लिए ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये वाली जो लाइंस जा रही हैं, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ले जाओ, सही है, या फिर इस लाइन के ले जाओ, इस लाइन के पैरेलल लाइन ले जाओ बिल्कुल, सही है, ये ले जाओ, ये ले जाओ। तो यार ये तुम्हारी ये 30 है, तो 31, 32, 33, 34, 35, तकरीबन 35 आ रही है, सही है। सवाल में देख लेते हैं भाई कितनी आई है, सवाल में 34.8 आई है, सही है, हमारी 35 आ रही है। अब उसने वेपर, ये 3 चीज़ें तो आ गई, अब वेपर प्रेशर पूछा हुआ है। वेपर प्रेशर तुम्हारा इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्मूले से निकल आएगा बड़े आराम से। सेचुरेशन प्रेशर तुम निकाल लेना, सेचुरेशन प्रेशर तुम्हारा 22 डिग्री सेल्सियस पर पी सेचुरेशन के बराबर होगा, ये लिखा हुआ, पी सेचुरेशन के बराबर होगा, ये टेबल A1 से आ जाएगा, सही है। टेबल A1 से आके यहाँ पे पुट करा देना, ये इसने तुम्हें सवाल में गिवन दी हुई है, सही है, 30%, 0.3 हो जाएगी ये, तो ये तुम्हारा वेपर प्रेशर यहाँ से आ जाएगा। अच्छा अच्छा यार, इसमें ये, चीज बता दो, उसने बाय फॉर्मूला जो एच निकाला है ना, उसमें सीपीटी वाला फॉर्मूला क्यों यूज करा? ऊपर हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, मतलब इसके तुमने दो दिखाए थे, एक कोई उससे भी था और एक ये सीपीटी वाले की कोई कंडीशन थी शायद। तो ये बता दो इसने यहाँ ये क्यों लगाया? अबे मुझे क्या पता, मैंने थ्योरी थोड़ी पढ़ी है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं खाली मैंने तो। इंथैल्पी का फॉर्मूला तो मैंने देखे भी नहीं थे, क्योंकि इंथैल्पी तो भाई चार्ट से डायरेक्ट आती है। अब वो कोई पेपर में तुम्हें रिस्ट्रिक्ट थोड़ी करेगा कि चार्ट से करो या फॉर्मूले से करो। फॉर्मूला, भाई इंथैल्पी के फॉर्मूले अजीब हैं, करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट चार्ट के ऊपर चलो, जब आपने पॉइंट लोकेट कर लिया तो सिंपल सिंपल चार्ट से आप निकाल लो आराम से, कोई मसला थोड़ी है। अच्छा भाई, अच्छा अब ये तो थे सिंपल भाई पॉइंट निकालने का तरीके, कि अगर तुम्हें दो चीज़ें गिवन हो तो पॉइंट किस तरह निकालोगे चार्ट के अंदर। अब ये प्रोसेसेस हैं इसके, सही है। सबसे पहला इसका प्रोसेस है, ये है एडियाबैटिक मिक्सिंग। एडियाबैटिक मिक्सिंग सिंपल कुछ भी नहीं है, एक एयर का, एक मॉइस्चर यहाँ से आ रही होगी, एक यहाँ से आ रही होगी, दोनों की यहाँ पर एडियाबैटिक मिक्सिंग होगी, सही है, और आगे वो स्टेट 3 पे पहुँच जाएंगे, सही है। अब स्टेट, इसमें इसकी ख़ास बात ये होती है कि भाई सपोज कर लो, चार्ट पे चलते हैं, सपोज कर लो एक पहला पॉइंट जो है वो तुम्हारा, अबे तेरी तो इससे बनेगा, इसकी ऐसी की तैसी, चल यार अब जो भी बन गया।
अब वो कह रहा है भाई पहला पॉइंट तो तुम्हारा इधर आ गया, सही है, और दूसरा पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे आ गया, सही है। ये देखो जरा इसकी हरकत है, ये आ गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये वाले दोनों, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, सही है। ये कौन से पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, मिक्सिंग से पहले के, मतलब जो जिन्होंने आके मिक्स होना है, सही है। तो पॉइंट 3 तुम किस तरह निकालोगे, पॉइंट 3 के लिए वो तुम्हें एक चीज़ बताएगा, और पॉइंट 3 तुम्हें मिलता है हमेशा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को तुम लोग एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो पॉइंट 3 हमेशा तुम्हें इस लाइन के ऊपर कहीं मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, सही है। मतलब पॉइंट 3 के लिए वो तुम्हें कोई एक चीज़ भी अगर बता दे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है पॉइंट 3 इसी लाइन पे हमें मिलना है। तो ये लाइन जब तुम लोग बना लोगे तो पॉइंट 3 ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा। एडियाबैटिक मिक्सिंग की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है। बाकी एडियाबैटिक मिक्सिंग की ये एनर्जी बैलेंस है, बहुत आसान है, सही है। ये इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है, तो ये इन इज इक्वल टू आउट किया हुआ एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, Ma1H1 प्लस Ma2H2 इज इक्वल टू Ma3H3। इसी से अगर तुम खाली वो मास बैलेंस बना दो तो मास बैलेंस ही आ जाएगा, 1 और 2 ऐड होके 3 बन गए, सही है। और अगर तुम्हें वो वेपर की पूछ रहा है, सही है, वेपर का एनर्जी बैलेंस, तो ऊपर वेपर के लिए हम लोगों ने सिंपल W से मल्टीप्लाई किया था, तो सिंपल यहाँ पर भी W से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वेपर का तुम्हारे पास आ जाएगा। ये यहाँ पे इसने बताया हुआ भी कि ये वाला जो पॉइंट 3 है तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं मिलेगा। अभी एक सवाल है, अ स्ट्रीम ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड of outdoor air is 4 degrees Celsius dry bulb temperature and 2 degrees Celsius thermodynamic wet bulb temperature। अब उसने पॉइंट 1 के लिए तुम्हें 4 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया है, 2 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर दिया है, सही है। पहले तो ये पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। अच्छा, 2 डिग्री सेल्सियस तो ये ज़ीरो है, सॉरी ये ज़ीरो है, तो 1 और 2 ये इधर आ जाएगा। अबे एक मिनट एक मिनट, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 2 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो ये रहा 4 डिग्री ड्राई बल्ब और वेट बल्ब है 2 डिग्री। तो वेट बल्ब का ही देखो, ये रही ज़ीरो की लाइन, सही है। तो ये ज़ीरो है और ये 1 होगा, ये 2 होगा, सही है। रेड तो बल्ब की तो डॉटेड लाइन होती थी ना। हाँ, तो डॉटेड ही तो देख रहा हूँ भाई, ये वाली तो इंथैल्पी की है ना। इंथैल्पी के ऊपर वैल्यूज थोड़ी लिखी हुई है। इंथैल्पी की वैल्यूज तो ये लिखी हुई है 20, 30, 40। ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना 0, 5, 10, 15, 20, ये वेट बल्ब की ही वैल्यूज हैं। ये डॉटेड के ऊपर लिखी हुई है, देखो ज़ीरो वाली जो है वो ये रही, ये ज़ीरो की लाइन है, ये 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा वेट बल्ब है, इससे 2 ऊपर तुम्हारा 2 डिग्री सेल्सियस होगा, सही है। तो ये तुम्हारा है, ये 0 की लाइन है, ये 1 की, और फिर ये हो गई तुम्हारी 2 की, और 4 डिग्री तुम्हारा ड्राई बल्ब है। 4 डिग्री से उठाइए और 2 तक चला दी, सही है। 1, 2, 3, 4, 5, सही है। 3, 4, 5, सही है। अब ये तुम्हारा आ गया पॉइंट 1। अबे यार इतना बड़ा लिख रहा है, निकल इधर से। ये पॉइंट 1 आ गया, सही है। अब पॉइंट 2 के लिए उसने क्या बताया हुआ है, पॉइंट 2 के लिए इज एडियाबेटिकली मिक्स्ड विथ 6.25 मीटर क्यूब ऑफ रिसर्कुलेटेड एयर एट 25 डिग्री ड्राई टेम्परेचर और 50% RH, सही है। तो अब इसके लिए भी सेम पॉइंट लोकेट कर लेंगे, 25 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और क्या परसेंटेज दी हुई थी भूल गया मैं, 50%। तो 50% का कर्व ये रहा, सही है भाई। इसे तुम कह दो पॉइंट 2, सही है। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, सही है। अब पॉइंट 3 जो है तुम्हारा वो तुम्हें यहीं कहीं पर मिलेगा, सही है। अब वो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के लिए उसने तुम्हें वॉल्यूम दी हुई है,
सही है, 0.1 की वॉल्यूम ये रही और 0.2 की वॉल्यूम ये रही। तो अगर तुम लोग, और पॉइंट हम लोगों ने लोकेट कर लिए, अगर हम लोग यहाँ से इस स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लें तो हम लोग दोनों के मास फ्लो रेट्स निकाल सकते हैं। मास फ्लो रेट का मेरे पास फार्मूला होता है, कहाँ गया ये रहा, मास फ्लो रेट का फार्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो पहली वाली का स्पेसिफिक वॉल्यूम देखो कितना आ रहा है, 0.7, और ये रहा 0.8। स्पेसिफिक की लाइन ये रही स्पेसिफिक वॉल्यूम की, ये 0.78 है, ये 0.79 है, तो तकरीबन 0.79 आ रहा है। सही है, तो देख लेते हैं। इसने 0.78 लिया हुआ है, चलो। और दूसरी वाली का 0.8485, तकरीबन 0.858 0.859 आ रहा है, 0.86 से थोड़ा सा पहले है। सही है, तो देख लो भाई इसने क्या लिया हुआ है, 0.858 लिया हुआ है। सही है, तो इन दोनों से हम लोगों ने 0.1 का मास फ्लो रेट और 0.2 का मास फ्लो रेट निकाल लिया। फिर हमें क्या, एडियाबैटिक मिक्सिंग हो रही है सिंपल, तो 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो 0.3 का मास आ जाएगा। सही है, अब जब मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ गए तो मैं अब इनकी इंथैल्पी भी निकाल सकता हूँ दोनों पॉइंट्स की। सही है, अब इंथैल्पी मेरे पास सिंपल कैसे निकलेगी, ये जो इंथैल्पी लाइंस हैं यहाँ से इनके पैरेलल लाइंस लेके चलूँगा। ये 0.1 की लाइन चली गई पैरेलल, ये 0.2 की चली जाएगी यहाँ से। सही है भाई, ये पैरेलल लाइंस चली गई। अब रीड कर लेते हैं एंथैल्पी क्या आ रही है, 20, 20 से नीचे 19, 18, 17, 16, 15 आ रही है तकरीबन 0.1 की। यहाँ देख लेते हैं कितनी ली हुई है इसने, कहाँ ली हुई है, 13 ली हुई है। चलो हमारी भी करीब करीब ही आ रही है। और यहाँ पर 51, 52 आ रही है तकरीबन, 51 आ गई। सही है, यार जयान, ये जो 20 वाली है ना, ये 13 वाली एंथैल्पी 0.1 की, वो फिर से बताइए, ये समझ में नहीं आया किस स्केल से पढ़ा, मतलब इसका स्केल नहीं समझ में देखो आया। देखो देखो देखो, स्केल बहुत आसान है, सिंपल 1 1 चल रहा है यार, 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 2 आएगा, 22। तो अब देखो 20 से नीचे चल रहा हूँ ना मैं, तो 19, 18, 17, 16, 15। सही है, ये इस तरह आ रही है। बस सेट है, सेट। अब अब एनर्जी बैलेंस यूज़ करूंगा। एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन कहाँ थी, ये है मेरे पास। सही है, एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन, अब मेरे पास MA1 मुझे पता है, MA2 पता है, H1 H2 पता है, M3 भी मुझे पता है, तो यहाँ से मैं H3 निकाल लूँगा। एक दफ़ा मेरे पास H3 आ गया, तो अब H3 यूज़ करते हुए मैं और वो जो लाइन मैंने दोनों की, ये लाइन कहलाती है प्रोसेस लाइन, ठीक है, जो प्रोसेस के दरमियान लाइन बनती है प्रोसेस लाइन कहलाती है। तो H3 यूज़ करते हुए और प्रोसेस लाइन यूज़ करते हुए मैं 0.3 निकाल लूँगा। सही है, तो अब H3 मेरे पास 41.1 आया, तो 41 ले लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे, 41.1, तो 41 ले लेता हूँ इससे मैं। ये चला दी मैंने, यहाँ से मैं सिंपल लाइन लेकर आया यहाँ पे और प्रोसेस लाइन पे लाके मैंने टच कराई। तो ये मेरे पास 0.3 आ गया। ये ओहो, क्या 3 बना है भाई, बहरहाल 0.3 आ गया। 0.3 की प्रॉपर्टीज़ निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा दूंगा, जिससे मेरे पास इसका डायबल टेम्परेचर आ जाएगा। सही है, और इसका अगर मुझे W निकालना है, W निकालने के लिए मैं यहीं से हॉरिजॉन्टल ले जाऊंगा। ये मेरे पास इसका W आ गया। सही है, तो अब देख लेते हैं सवाल में उसने क्या क्या पूछा हुआ है। अच्छा, इसने सवाल में पूछा फाइंड द ड्राइबल टेम्परेचर एंड थर्मोडायनामिक बेड बल्ब टेम्परेचर। ड्राइबल टेम्परेचर इसने पूछा था, ड्राइबल टेम्परेचर हमारा कितना आया है, 19.2 या 19.1 आया है। सही है, 19.2, चलो 9, इसका इसका आ रहा है 19.5। सही है, और वेट बल्ब टेम्परेचर हमारे पास, इसको थोड़ा जूम कर लो, वेट बल्ब टेम्परेचर, यार इसको मिटाओ, जो 3 बना है ना अजीब सा, ओहो पॉइंट ही मिट गया। देखो 10, ये 10 है, सही है डॉटेड, ये 11, 12, 13, 14, सही है, और 15, 14 और 15 के बीच में है ये पॉइंट। तो 14.4, 14.3 ले लो, 5 ले लो। सही है, 14.6 ले लिया भाई इसने। सही है, तो ये इस तरह भाई ये सवाल सॉल्व हो गया ये। यार ध्यान, ये लास्ट में क्या निकाला है?
लास्ट में हम लोगों ने वेट बल्ब टेम्परेचर निकाला है। वेट बल्ब टेम्परेचर की देखो डॉटेड लाइंस हैं, सही है, ये जो डॉटेड लाइंस जा रही हैं। अब देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन की वैल्यू लिखी हुई है 10, ये 10 इंथैल्पी की वैल्यू नहीं है, ये इंथैल्पी लाइन है। सही है, सही है, सही है। सही है, आ गया समझ। तो ये इस तरह निकाला। अब ये है, अब ये पहला प्रोसेस था, सही है, ये ख़त्म। अब दूसरा प्रोसेस है सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग, सही है। सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग में क्या होता है, सेंसिबल हीटिंग में ये होता है कि भाई एक तरफ से तुम्हारी एयर जाती है, सही है, उसको हम लोग हीट करते हैं, दूसरी तरफ से वो स्टेट 2 पे बाहर आ जाती है, सिंपल ही होता है। अब इसकी प्रोसेस लाइन किस तरह, और सेंसिबल हीटिंग कूलिंग का मतलब है कि तुम्हारी पॉइंट 1 और 2 इन दोनों के दरमियान जो W रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। यानी पॉइंट 1 अगर इधर है, पॉइंट 2 इधर है, तो तुम्हारी प्रोसेस लाइन कुछ इस तरह बनेगी। क्योंकि चार्ट पे, अबे यार देखो, अगर ये सब मिटा देते हैं, अगर तुम्हारा पॉइंट 1 कहीं यहाँ पे आ रहा है और पॉइंट 2, तो पॉइंट 1 अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, सही है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पॉइंट 2 इसी लाइन पे कहीं पर आएगा, क्योंकि सेंसिबल हीटिंग कूलिंग में हमारी जो लाइन बनती है वो बिल्कुल सीधी बनती है। W जो है वो हमारा पॉइंट 1 और 2 के दरमियान वो कांस्टेंट रहता है, ये है भाई। और क्योंकि यहाँ पे हम अब हीटिंग और या कूलिंग करवा रहे हैं तो उसके हिसाब से अब हमारा एक यहाँ पे लोड भी आ जाएगा, सही है। और वो लोड होता है हमारा पॉइंट 1 और 2 के दरमियान, सिंपल पुराना फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, H2 माइनस H1 इंटू एम डॉट ए, सही है। मास यहाँ पे एक ही है क्योंकि यहाँ पे मास कहीं मिक्सिंग वगैरह नहीं हो रही, सिंपल एक तरफ से मास बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है, सही है। एक मिनट में कॉपी देख लेता हूँ अगर मैंने इसके बारे में कुछ एडिशनल लिखा हुआ हो तो। ये एडियाबैटिक मिक्सिंग आ गई, नहीं लिखा हुआ, बस ये दो चीज़ें लिखी हैं कि ह्यूमिडिटी रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है 1 2, और ये मैंने टू की इक्वेशन लिखी हुई है, सही है। तो अब इसका देखते हैं कि भाई अगर कोई सवाल है तो। वो सवाल नहीं है इसका। बहरहाल चलो, अगर सवाल होगा भी तो बहुत आसान होगा, क्योंकि प्रोसेस लाइन पता है सिंपल, एक सीधी लाइन बनेगी, उससे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आ जाओ लेक्चर 3 पे। अच्छा, लेक्चर 3 पे ये है प्रोसेस है ह्यूमिडिफिकेशन। ये ह्यूमिडिफिकेशन ये एक तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर तुम्हारा प्रोटेक्टर यूज़ होता है, ठीक है। प्रोटेक्टर, अब ह्यूमिडिफिकेशन के 3 केसेस हैं, सही है। एक तो एक केस तब होगा जब तुम्हारे पास जो ह्यूमिडिफिकेशन होता क्या है, पहले ये तो बताया नहीं। ह्यूमिडिफिकेशन ये होता है कि हम लोग एक तरफ से एयर डालते हैं और दूसरी तरफ से हम उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं पानी का स्प्रे करके, या तो स्टीम स्प्रे करते हैं या वाटर स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हमारे पास पानी का मास आ गया MWHW, ठीक है, और एक तरफ से पानी गया, दूसरी तरफ से पानी बाहर आ गया, सॉरी एयर गई और एयर बाहर आ गई, बीच में हम लोगों ने वाटर या फिर स्टीम का स्प्रे किया। अब एनर्जी बैलेंस हमारा किस तरीके से होगा, एनर्जी बैलेंस भाई इन इज इक्वल टू आउट करके तुम लोग निकाल लेना, बहरहाल एनर्जी बैलेंस की फाइनल इक्वेशन ये आएगी, सही है। MA H2 माइनस H1 इज इक्वल टू MWHW, सही है। या फिर इसको इस तरह भी देख लो कि भाई अगर एयर, ये एयर की एनर्जी है ना MA H2 माइनस H1, अगर हम लोग यहाँ पे पानी का स्प्रे करेंगे तो अगर एयर तुम्हारी ठंडी होगी, सही है, तो पानी जाहिर सी बात है, सॉरी, अगर एयर गर्म होगी और पानी ठंडा होगा तो एयर टेम्परेचर लूज़ करेगी, एनर्जी लूज़ करेगी। तो ये MA H2 माइनस H1 ये एयर का, ये एयर की एनर्जी है टोटल। तो एयर जितनी एनर्जी लूज़ करेगी पानी उतनी एनर्जी गेन कर लेगा। तो सिंपल ये एनर्जी बैलेंस लगा लो, MA H2 माइनस H1 इज इक्वल टू MWHW, सही है। और अगर तुम्हें मास ऑफ वाटर निकालना है, मास ऑफ वाटर का फॉर्मूला आएगा MW इज इक्वल टू MA W2 माइनस W1, जहाँ पे W2 और W1 तुम्हारे ह्यूमिडिटी रेशो हैं पॉइंट 1 और 2 के, सही है। और ये जो प्रॉपर्टी ना डेल्टा H अपॉन H डेल्टा W, इससे तुम्हारा प्रोटेक्टर यूज़ होता है, और ये पूरी प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, HW के। HW क्या, वाटर की इंथैल्पी है, वाटर की इंथैल्पी एट टेम्परेचर जिस पे तुम वाटर को स्प्रे करवा रहे हो या ह्यूमिडिफिकेशन करवा रहे हो, जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे अगर तुम चार्ट पे जाके पानी का HW निकाल लो तो सिंपल तुम्हारे पास प्रोटेक्टर यूज़ करने की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी 3 केसेस बनते हैं, 3 लाइंस बनती हैं, सही है। अगर सपोज कर लो ये तुम्हारा पॉइंट 1 है, सही है। अब अगर तुम्हारा टेम्परेचर जो है, जो वाटर तुम स्प्रे कर रहे हो, सही है,
उसका टेम्परेचर तुम्हारा इनिशियल जो डीबीटी है एयर का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, सही है, तो तुम्हारी लाइन इस तरह बनेगी। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, सही है। और अगर तुम जो पानी स्प्रे कर रहे हो उसका टेम्परेचर तुम्हारे एयर के टेम्परेचर से कम है तो लाइन तुम्हारी इस तरह बनेगी, 1 से 2 डबल डैश। और अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो इस तरह बनेगी, बिल्कुल वर्टिकल लाइन, सही है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये इसका सवाल है, सवाल में क्या कह रहा है, मॉइस्ट एयर विद अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस और वेट बल्ब टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस एंटर अ स्टीम स्प्रे ह्यूमिडिफायर। इससे हमें पता चला कि भाई ये ह्यूमिडिफिकेशन का केस है। एयर एयर का उसने पॉइंट हमें पॉइंट 1 क्या बताया हुआ, 22 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर, सही है। तो सबसे पहले तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। अब 9 डिग्री का देखो टेम्परेचर कहाँ है, वेट ये 5 है, 6 7 8 9, नहीं नहीं ये 5 है, ये 5 है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इससे ऊपर होगा 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 से एक कम होगा 9। और 22 डिग्री सेल्सियस था ना यार, 22, तो 22 पे ले जा शुरू करो और 9 पे लाके ख़त्म कर दो। 9 वाली लाइन ये रही, सही है, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब अबे सही भी बनाइए ना ये, 6 7 8 9, सही है। उसके बाद ये 10 है, 11 12 13 14 15, सही है, सही है। ये तुम्हारे पास आ गया पॉइंट वन, एक मिनट यार, पॉइंट वन ज़रा सही से बना दें। ये 9 वाली लाइन है, ये अब द मास फ्लोड ऑफ सवाल द बोलना ड्राई जरा एयर, यार, उससे तो मैं सवाल बोलना। सवाल सवाल ये रहा। अभी तक हमने सिर्फ वापस इतना से काम जाओ किया कि हमने यार, पॉइंट वन वापस से जाओ। लोकेट किया है, वो वाला पॉइंट जो ह्यूमिडिफायर के अंदर होगा, एंटर होगा। आप समझा दूं भाई, देखो उसने पॉइंट, एक सवाल है, सही है, सवाल में लिखा हुआ है मॉइस्चर विद अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस एंड वेट बल्ब टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस, सही है। ये उसने हमें बता दिया और उसने बोला हुआ एंटर द स्टीम स्प्रे ह्यूमिडिफायर, मतलब ये उसने इनिशियल स्टेज दी हुई है, अभी वो एंटर हो रहा है इन इस कंडीशंस के साथ। तो पॉइंट वन निकालना है हमें सबसे पहले। तो पॉइंट वन के लिए उसने हमें दो चीज़ें दी हुई है, मतलब पॉइंट वन निकाला जा सकता है। दो चीज़ें क्या हैं, डीबीटी 22 डिग्री सेल्सियस, सही है, और वेट बल्ब टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस। चार्ट में गए, 22 से वर्टिकल लाइन उठाई, सही है, और उसको 9 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर तक लेके आ गए। सही है, सही है। पर सेकंड कर लेना, तो ये उससे तुम्हें मास फ्लो एयर का दिया है, एमए दिया हुआ है। सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 1110 डिग्री सेल्सियस। अब इसने बोला हुआ है सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 1110 डिग्री सेल्सियस इज इंजेक्टेड टू द मिक्सचर एट अ रेट ऑफ 52 किलोग्राम पर आवर। उसने मास ऑफ वाटर भी दे दिया 52 किलोग्राम पर आवर, सही है। और उसने जिस पे हम वाटर वेपर स्प्रे कर रहे हैं उसके ऊपर वो टेम्परेचर दे दिया 1110 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 110 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैंने कहा था वाटर वेपर का टेम्परेचर अगर एयर के टेम्परेचर से ज़्यादा हो, एयर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, वाटर का है 110, तो लाइन राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ये वाली इस तरह की लाइन बनेगी और देखो थोड़ी सी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हुई है। अच्छा ये बनाना पड़ता है यहाँ, ये सवाल सॉल्व करते हुए ना, जब तुम लोग पूरा अपना सवाल सॉल्व कर लेना चार्ट के अंदर, और फिर चार्ट के अंदर जिस तरह की डायग्राम बन जाएगी ना, उस तरीके की छोटी सी डायग्राम यहाँ पे बना देना। सही, इसमें तो मतलब अब ह्यूमिडिफिकेशन के साथ हीटिंग भी हो रही है। नहीं नहीं, सेंसिबल हीटिंग कहाँ हो रही है? नहीं, सेंसिबल नहीं, हीटिंग सिर्फ। हाँ हीटिंग हो रही है, कह सकते हो। मतलब जो पानी हमने स्प्रे किया, पानी का टेम्परेचर, पानी गर्म था और एयर जो थी वो ठंडी थी। अब सबसे पहले तो अब तुम्हें एक लाइन चाहिए यहाँ पे। अब मैंने कहा था ह्यूमिडिफिकेशन के सवालों में प्रोटेक्टर का काम आता है, वो किस तरह आता है। देखो प्रोटेक्टर की जो ये आउटर स्केल है ना,
आउटर स्केल बराबर होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा डब्ल्यू के, सही है। और जो इनर स्केल है, ये दो स्केल हैं इसके, इनर स्केल बराबर होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच टी के, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट के। ये जो फैक्टर है ना, ये कहलाता है सेंसिबल हीट फैक्टर। जो इनर स्केल का फैक्टर है ना, ये ये फैक्टर जो है ये कहलाता है सेंसिबल हीट फैक्टर इनर स्केल का, और ये वाला कहलाता है, ये एच डब्ल्यू के बराबर होता है इंथैल्पी अपॉन ह्यूमिडिटी रेशो, तो ये डेल्टा एच अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। अभी जब हम लोग एच डब्ल्यू रीड कर रहे हैं तो एच डब्ल्यू के लिए हमें आउटर स्केल रीड करना पड़ेगा, इनर स्केल तब रीड होगा जब हम लोग सेंसिबल हीट फैक्टर पे काम कर रहे होंगे। ये देखो अभी ऊपर मैंने बताया था डेल्टा एच अपॉन डेल्टा डब्ल्यू एच डब्ल्यू के बराबर होता है। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें एच डब्ल्यू निकालना है 110 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि हमारे पास एच जी के बराबर होगा। एच डब्ल्यू इज इक्वल टू एच जी एट 110 डिग्री सेल्सियस। ये टेबल नंबर A1 से निकाल लेना, सही है। यहाँ पे किसने बताया होगा, ये रहा। ये एच जी हमारे पास बराबर आया है 2691.3 के, लेकिन चार्ट में देखो, चार्ट में आउटर स्केल है वो तुम्हारा बहुत, उसमें वैल्यूज़ कम है, तो इसको तुम क्या कर दो, 1000 से डिवाइड करवा दो, सही है। इसको जब 1000 से डिवाइड करा दोगे तो ये बन जाएगा 2.69। आसानी के लिए हम लोग 2.7 ले लेते हैं। तो अब ये हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर स्केल रखो प्रोटेक्टर के बिल्कुल बीच में, और 2.69 रीड कर लो। ये 2.5 है, ये 2.6 है, ये 2.7 यहाँ पर कहीं आएगा, बल्कि इधर ही आएगा, ये आ गया। अब बिल्कुल इसके पैरेलल तुम्हें लाइन बनानी है, इस पॉइंट से लेके जानी है। अब ये एक्सटेंड कितनी करनी है वो बात की बात है, लेकिन ये लाइन ये शुरू होगी इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से। अब मुझे इसके पैरेलल लेके जानी है, तो पैरेलल लेके जाने से अच्छा मैं इसी को उठाऊं और यहाँ पे रख देता हूँ। ये रख दी मैंने, सही है। ये मेरे पास लाइन आ गई। ये लाइन किसके पैरेलल है, मैं यहाँ पे दोबारा लाइन बना देता हूँ। ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के 2 पॉइंट, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। आउटर स्केल रीड किया मैंने। अब मुझे पता है कि मेरा जो पॉइंट 2 है वो इसी लाइन पे कहीं पर मुझे मिलेगा, सही है। अब वो निकालने के लिए मैं फार्मूलाज का इस्तेमाल करूँगा। एम डब्ल्यू उसने मुझे दिया हुआ था, एम ए भी दिया हुआ था, तो मैं ये फार्मूला यूज़ करके W2 निकाल सकता हूँ, सही है। W1 मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैंने पॉइंट 1 यहाँ पे रीड कर लिया था। इसका W1 भाई हम लोग निकाल लेते हैं, जितना भी आ रहा है। थोड़ा नीचे करके बना दिया मैंने। तकरीबन 2 के करीब करीब आ रहा है W1 मेरा। कहाँ है W1, ये रहा 1.9, हमारा 2 आ रहा है, सही है। इसको अच्छा, जब भी सवाल में तुम W यूज़ करो ना फॉर्मूला, तो हमेशा किलोग्राम पर किलोग्राम DA में यूज़ करना। चार्ट तुम्हें वैल्यू देता है ग्राम में, सही है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये किलोग्राम पर किलोग्राम DA में आ जाएगा। W1 तुम्हें पता है, MA पता है, MW पता है, H1 भी चार्ट से आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हमें मालूम है। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए W2 निकाल लो। W2 तुम्हारे पास कितना आया, ये आ गया 11.5 ग्राम पर DA। अब हमें मुझे वापस चार्ट में जाना है, तो चार्ट में फिर से इसे ग्राम पर DA में लेके जाऊँगा। 11.5 आया भाई। 11.5 यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा 10, फिर ऊपर 11, सॉरी 10, 10.5, 11, 11.5, सही है। ये वाली लाइन है 11.5 की, ये यहाँ पे इससे कोइंसाइड कर रही है, तो ये मेरा पॉइंट 2 आ गया। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, लिख लेते हैं। पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। इन दोनों पॉइंट्स की अगर इंथैल्पी मुझे पता करनी है, तो इंथैल्पी सिंपल यूँ आ जाएगी। यहाँ से लाइन में बिल्कुल इसके पैरेलल ऊपर ले जाऊँगा, ये आ गई। और ये लाइन ये आ गई। पॉइंट 1 की इंथैल्पी मेरे पास तकरीबन 28 आ रही है, और पॉइंट 2 की इंथैल्पी मेरे पास आ रही है 51, 2, 3, 4, 53.5 आ रही है, 53 और 54 के बीच में। तो ये रीड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी 52.8 आ रही है, सही है, चलेगी इतनी। और पॉइंट 1 की इतनी क्या आ रही है, 27, ठीक है। हमारी क्या आ रही है, 28, 29 आ रही है, सही है। अब ये सब आ गया भाई। अब उसने पूछा हुआ क्या सवाल में उसने पूछा हुआ डिटरमाइन एट द एग्जिट
द ह्यूमिडिटी रेशो एंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब तुमसे डीबीटी पूछ रहा है वो, सही है। तो डीबीटी निकाल लो। डीबीटी निकालने के लिए इस पॉइंट से तुम सीधा एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा दो। तो ये आ रहा है तकरीबन 21, 22, 23, 23 पॉइंट कुछ आ रहा है, सही है। 23.234 समथिंग, 23.5 आ गया। हाँ 23.3 के करीब आ रहा है। और क्या कह रहा है वो भाई, ह्यूमिडिटी रेशो निकाल लो। ह्यूमिडिटी रेशो ये आ गया मेरे पास। ह्यूमिडिटी रेशो तो बल्कि हमने निकाल लिया था ना 11.5, वो तो फार्मूला से आ गया था, तो सही है, सवाल सॉल्व। अब देखो इस तरह की मेरे पास फिगर बनी है ना, तो इस तरह की फिगर तुम लोग पेपर में क्वेश्चन के साथ बना देना एंड में सॉल्व करने के बाद ना। ये .1 तुम लोग यहाँ बना देना, .2 इधर कहीं बना देना, सही है, ऐसी रैंडम। और ये एक लाइन बस यूँ करके उठा देना इस तरह की, जो इसने ये बनाई हुई है। इसने तो बहुत डिटेल बनाई हुई है, हर चीज़ यार बताई हुई ये है। प्रोटेक्टर वाली बात रिपीट कर दो जरा, 2.69 जो तुमने लाइन बनाई थी वो वाली। अच्छा भाई देखो, प्रोटेक्टर यूज़ करने के लिए तो अब अभी हम लोग डेल्टा एच अपॉन डेल्टा डब्ल्यू पे बात काम सुनो कर बात रहे हैं। सुनो बात सुनो। हाँ तो मुझे हमें ये बता दो कि 2.6 आया कहाँ से, कौन से वैल्यू से आया 2.6? 2.6, अच्छा 2.6 आया भाई। देखो देखो, आउटर स्केल किसके बराबर होता है, एच डब्ल्यू के, ठीक है। ये रही डेल्टा एच अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एच डब्ल्यू। अब एच डब्ल्यू क्या है, वाटर की इंथैल्पी है उसके टेम्परेचर पे। तो वो अब वाटर का टेम्परेचर इसने दिया हुआ है 110। तो 110 पे जाके टेबल नंबर A1 तुम लोग एच जी नोट कर लो, एच डब्ल्यू इज इक्वल टू एच जी। सही है सही है। तो अब ये 2691 आ रहा है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो 2.69 आ जाएगा। तो 2.7 ले लिया था मैंने। अब ठीक है ठीक है ठीक है। और अब इसको आउटर स्केल यहाँ पे रीड करो, यार सही 1000 से है। डिवाइड करने की क्या वजह है, स्केल डाउन करने के लिए? हाँ भाई क्या हुआ? हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही आ रही आ रही। अच्छा आ रही है। हाँ मतलब वैसे वो स्केल डाउन के लिए इस्तेमाल किया हमने। ये जो प्रोटेक्टर टाइप बना होगा ना वो पहले से स्केल डाउन होगा, इसलिए हम भी कर रहे होंगे शायद। एक मिनट रुकना यार। हाँ वही यार, वही वही ग्राम में होगा उसका, सही है। ये भी सही है। क्योंकि हम लोग हमारे पास किलोग्राम में होता है, उसको लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो डिवाइड में लिखा हुआ है डब्ल्यू, उस वजह से डिवाइड करा है 1000। अच्छा भाई, अब ये इसमें अब ये चौथा प्रोसेस है। अबे मेरी आवाज़ भी आ रही है, माइक चेक कर लो। बुलाओ बुलाओ भाई। देखो ये चौथा प्रोसेस है। चौथा प्रोसेस क्या है तुम्हारा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग अरे वो ह्यूमिडिफिकेशन तो में, कंप्लीट करो पहले। अबे वो हो तो गया। क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताओ। अभी पैरेलल लाइन कैसे बनेगी पेपर में? स्क्वायर सेट से स्क्वायर सेट्स लाने होंगे आपको बेटा। समझ में नहीं अबे आया यार कौन ये सी तो लाइन? मुझे जाएंगे। ये प्रोसेस लाइन। वो नहीं कह रहा है कि वो जो नहीं, चार्ट वो में मैं बनी थी कह ना रहा था पैरेलल लाइन, कि अबे वो आपसे नहीं कह प्रोटेक्टर रहा, से वो वो कह रहा है वहां कि से। भाई पेपर में पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे, वो ये बोल रहा है। भाई आपको जुगाड़ करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, बन जाएगी। इस सेट स्क्वायर लाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अच्छा ये, अबे अब वो मैं कैसे बताऊं यार। सर से बोलना सर लैपटॉप दे दें, ऐसे ही उठा के रख देना यहाँ से,
VIP। अबे क्या बना भाई ये, वाह भाई वाह। भाई इसमें अच्छा वीक्स इस पे थे हम लोग, लेक्चर 3 पे थे भाई। देखो ये वाला जो है इसमें है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसमें दो प्रोसेस है हमारे पास। सबसे पहले हमारी सेंसिबल हीटिंग होगी, सही है, और फिर हम ह्यूमिडिफाई करेंगे। एयर एक जगह से एंटर होगी, दूसरी जगह से निकलेगी, मास चेंज नहीं आएगा इसमें, सही है। मास चेंज जो भी आएगा वो वाटर जब ऐड होगा तो आएगा। पहला प्रोसेस है 1 से 2। 1 से 2 हमारे पास क्या हो रही है, हीटिंग। हीटिंग करें तो हीटिंग लोड भी आएगा हमारे पास। तो हीटिंग लोड हमारे पास क्या आएगा, हम स्टेट 1 और 2 के दरम्यान करें तो H2 माइनस H1 इंटू MA। अभी हमारे यहाँ पे वाटर का कहीं भी काम नहीं है, सही है। ये हमारे पास आ गई हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग। और हीटिंग करें तो हीटिंग में मैंने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो 1 और 2 की जो प्रोसेस लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्योंकि W1 और W2 कांस्टेंट रहते हैं, इसमें बराबर रहते हैं। फिर जो स्टेट 2 है, स्टेट 2 जा रही है अब ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। तो स्टेट 2 से अब ह्यूमिडिफिकेशन की लाइन बनेगी। अब वो जाएगी स्टेट 3 पे। अब वो जो जो भी वहाँ पे हो रहा होगा, ठंडा पानी गर्म पानी, उसका केस अलग है, वो तो चार्ट में उसी तरीके से लाइन बनेगी। लेकिन स्टेट 2 से ही स्टेट 3 की लाइन बनेगी, प्रोसेस लाइन ऊपर, सही है। बाकी जिसने जोड़ के बनाया भाई ऐसे ही, ऐसे छोड़ो। तो स्टेट 3 के लिए अब हम लोग स्टेट 2 से 3 के दरम्यान हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन के फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या थे भाई, एक तो ये था MW था, MaW3 माइनस W2, सही है। और W2 के को मैं लिख सकता हूँ W1, क्योंकि W1 और W2 बराबर हैं ड्यू टू सेंसिबल हीटिंग, सही है। और HW का फॉर्मूला ये आ गया, MaH3H2 इज इक्वल टू MWHW। ये वाला फॉर्मूला है भाई। कहाँ गया, ये रहा। पहले स्टेट 1 और 2 के दरमियान था, अब ये फॉर्मूला स्टेट 2 और 3 के दरमियान है, ये रहा। बाकी अब इसमें जो हमारे पास वो क्या नाम है, वो निकलता है ना, जो हमारे पास चार्ट जो यूज़ होता है, सॉरी जो प्रोटेक्टर यूज़ होता है, प्रोटेक्टर यूज़ करने के लिए पहले हमारे पास जो ये वाली चीज़ थी डेल्टा H अपॉन डेल्टा W, ये प्रोटेक्टर का स्केल है ना, डेल्टा H अपॉन डेल्टा W, ये मेरे पास बराबर था सिर्फ HW के। लेकिन जब मेरे पास हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन का केस आएगा तो HW के बराबर नहीं होगा, ये होगा HW प्लस Q अपॉन MW, सही है, ये बात याद रखना। और ये वैसे बराबर होता है H3 माइनस H1 अपॉन W3 माइनस W1 के, सही है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये सवाल है भाई, सवाल कह रहा है मॉइस्चर एंटर द डक्ट एट अ रेट ऑफ 10 kgDA पर सेकेंड, सही है, at 20 डिग्री सेल्सियस एंड 50% RH, it is heated by 25 किलोवाट कैपेसिटी हीटर एंड स्टीम। अच्छा देखो, उसने हीटर का भी बोल दिया, हीट भी किया, और स्टीम एट अ रेट ऑफ 0.5 इज इंजेक्टेड, और स्टीम भी दी है। तो हमें पता चला कि भाई ये सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन दोनों का सवाल है। फाइंड द RH DBT एट द आउटलेट स्टेट। फाइनल स्टेट निकलेगी उसका DBT और आउटलेट DBT और RH निकालना है, सही है। मतलब हमें 0.3 मालूम करनी है चार्ट पे, चार्ट पे 0.3 आ जाएगी तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले तो भाई देखो उसने 0.1 की क्या कंडीशन दी हुई है, 20 डिग्री सेल्सियस और 50% RH। ये तो 0.1 हम लोग सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। 0.1 बाई 20 डिग्री सेल्सियस 50% RH, सही है। ये हम लोग यहाँ से चले 20 डिग्री से और 50% तक चले जाएंगे, ये रखकर 50% का ये आ गया, सही है। ये 0.1 आ गया, ये लिख दिया भाई यहाँ पे 0.1। अब 0.1 आ गया तो 0.1 की सारी चीज़ें आ जाएंगी, H भी आ जाएगा और W भी आ जाएगा। W निकालने के लिए यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा, और H निकालने के लिए एक पैरेलल लाइन, अबे यार ये सही नहीं बनी, एक पैरेलल लाइन बना दूंगा इसके, सेट है। तो H1 मेरे पास आ रहा है तकरीबन 39, सही है, और W1 मेरे पास आ रहा है 7 और 7.5 के बीच में आ रहा है, तो 7.4 7.3 आएगा मेरे पास तकरीबन, सही है। तो किधर है, यहाँ कहीं लिखा हुआ है, 7.3 आ गया W1,
H1 39 आ गया, हमारा भी 39 आया, क्या बात है, सही है। अब उसके बाद हमें चाहिए W, तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे H2 निकाल सकता हूँ। H2 कैसे निकलेगा? H2 इस फॉर्मूले से निकल आएगा। उसने मुझे मास ऑफ एयर भी दिया हुआ है, H1 मैंने निकाल लिया 39, उसने मुझे ये लोड भी दिया हुआ 25 किलो वाट, H2 निकाल लूँगा। H2 कितना आया भाई? यहाँ पे कहीं निकाला हुआ इसने, कहाँ निकाला हुआ यार? नहीं निकाला हुआ H2 इसने, इसने दूसरे मेथड से काम किया हुआ है। चलो बहरहाल H2 निकाल लो, कितना कितना आएगा यार H2? WMA है 10 किलोग्राम, डी है, H1 है 39, तो कैलकुलेट कर लो यार कितना आएगा। तो दरअसल फॉर्मूले में जरूरत नहीं है ना उसका यार, H2 इसलिए निकाला नहीं इसने। हाँ वैसे ये भी है, 0.2 उसने दूसरे उससे निकाली हुई है। इसने सारा काम ही फार्मूले से किया हुआ है ना, इसने इस फार्मूले से W3 निकाला, सही है, और इस फार्मूले से इसने H3 निकाल लिया। अब हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, वैल्यू बता दो है। हैं? क्या हुआ? रुको मैं रुको H2 की वैल्यू बता, H2 की वैल्यू बताता हूँ, शायद मेरे पास है लिखी हुई। हाँ बता दो बता दो। 41.5 है। 41.5, हेलो 41.5 या 31.5? 41.5। 41.5, तो भाई 40, ये है 40, 41 और 41.5 की यहाँ कहीं बनेगी। अब यार ये तो बिल्कुल ही इसके, फोर्टी 41 42, ये सही है। H2 तुम लोगों ने निकाला कैसे? गिवन था यहाँ? भाई इस फॉर्मूले से आ जाएगा ना यार, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला? देखो H1 हम लोग निकाल चुके, सही है, हाँ। और हम लोग MA भी निकाल चुके, MA उसने सवाल में दिया हुआ है और Q उसने सवाल में दिया हुआ है, तो H2 आ जाएगा ना। H2 आ गया तो मुझे पता है, तो 0.2 हमारा इसी लाइन पे कहीं पर लाई करेगा, तो वो यहाँ पे लाई करेगा, सही है। ये रहा 0.2 तुम्हारा। अब यहाँ पे निकाल लो, H2 आ गया तुम्हारे पास, सही है, तुम्हारे पास 0.2 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए W3 निकाल लो, सही है। W3, W2 हमारे पास आ गया, हमारे पास 7.3 आ गया, W2 और W1 बराबर होंगे। W3 आ गया कितना? 0.0173, यानी तकरीबन ये आ रहा है 17.3 के करीब करीब W3 आ रहा है। अब तुम्हारी मर्जी है भाई, फॉर्मूला से काम कर लो या फिर उससे काम कर लो, जो प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी? एच डब्ल्यू प्लस क्यू अपॉन एम डब्ल्यू। ओए एक मिनट यार, सही है भाई। अब प्रोटेक्टर इसमें किस तरह यूज होगा? प्रोटेक्टर की वैल्यू निकलेगी एच डब्ल्यू प्लस क्यू अपॉन एम डब्ल्यू। क्यू दिया हुआ है उसने, एम डब्ल्यू भी दिया हुआ है, एच डब्ल्यू इज इक्वल टू एच जी एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि
100 डिग्री सेल्सियस पे हमने स्टीम इंजेक्ट की है। अब वो तुम लोग निकाल लेना। यहाँ पे इसने बिल्कुल ही फार्मूला से काम किया हुआ है। फार्मूले से इसने H3 निकाला और W3 निकाला और फिर इन दोनों को इसने कोइंसाइड करा के 0.3 निकाल लिया। अभी हम लोग भी यही कर लेते हैं, क्या करें। W3 है 17.3, क्योंकि इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000। 17.3 है हमारे पास, तो 17.3 की एक लाइन बना देते हैं। ये है 16, 16.5, 17, 17.3। ये बन गई लाइन। सही है। और H3 आया 68.26, तो 68.2 ले लो। 70 से 2 कम, 60, 69, 68, 68 से थोड़ा सा ऊपर। ये आ गया तुम्हारा 0.3। सही है। अब ये 0.3 आ गया, इसका डीवीटी निकाल लो। इसका डीवीटी आ जाएगा तकरीबन 1 2 3 4 24 डिग्री सेल्सियस इसका डीवीटी आ रहा है, इसके करीब करीब 23.8 आ रहा है इनका। और इनकी परसेंटेज 92% आ रही है। हमारी कितनी आ रही है? ओह माशाल्लाह, हमारी 90 से कम आ रही है। हमारी तकरीबन 89% है, इनकी 92% है। 92 कैसे आ रही है मुझे समझ में नहीं आया भाई। 90 से नीचे आ रहा है तो 90 से कम आएगी। टीबीटी सही आ रहा है हमारा 24 आ रहा है, उनका 23.8 आ रहा है। बहरहाल ये सवाल हो गया भाई सॉल्व। अगर आप कर्व नहीं पढ़ रहे, कर्व तो मैं 90 हेलो। अब एक बहुत हल्की आवाज़ आ रही है तुम लोग की, मेरी सही आ रही है तुम लोगों को? अबे तुम्हारा पॉइंट सही तो लगा भाई, आ रहा है इसका 90 91 तो आ रही है तुम्हारी, सही तो आ रही है। देखो कर्व से थोड़ा ऊपर ही लग रहा है मुझे। अबे सही है ना, वो जब हम खुद अच्छा कर हाँ, लेंगे सही सही है है सही बस। है। सही है सही है, 90 से ऊपर आ रही है। 91 92 आ रही है, सही आ रही है। अबे मैं बार बार पता नहीं क्या इन इस वाली लाइन को ना परसेंटेज में कंफ्यूज कर रहा हूँ। परसेंटेज के ये कर्व्स हैं। टाइम हो गया ना यार किए हुए भी। तो भाई ये वीक 6 था, ये वीक 6 खत्म हो गया यहाँ पे। सही है। समझ में आ रही है अब तक चीज़ें भाई सबको? अभी तक तो मामला अच्छे ही चल रहे हैं, आसान चल रहे हैं। वीक 7 में यार मैंने यहाँ पे चीज़ें नोट की थी। अच्छा, 1 मिनट यार। अच्छा, अब ये तुम्हारे पास प्रोसेस, अब ये वीक 7 शुरू हो गया। इसमें प्रोसेस है अगला तुम्हारा कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है यार? 1 मिनट, ये लैपटॉप का चार्जर हिल गया। भाई देखो, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, तुम्हारा जो एक 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 टेम्परेचर आता है जो कि तुम्हारे पास सेचुरेशन लाइन पे आता है। ये वाला जो कर्व होता है, ये कर्व, ये सेचुरेशन कर्व है तुम्हारा, जो आखिरी कर्व है। 0.1 इस तरह बनता है, 0.2, और इनकी प्रोसेस लाइन बिल्कुल इसी तरीके से बनती है सीधी। आइडियल, ये हम लोग इसको आइडियल लेते हैं, वैसे एक्चुअल प्रोसेस लाइन इस तरह बनती है, लेकिन हम लोग इसको आइडियली चलाते हैं। सही है। 1 से 2 हम लोग इसको सीधा सीधा लेके जाते हैं। जो तुम्हारा टीडी टेम्परेचर होता है, ये तुम्हारे पास इससे कहते हैं एडीबी कहते हैं यार। इसे एडीबी की फुल फॉर्म भूल गया मैं। 1 मिनट, यहाँ पे लिखी होगी एपरेटस ड्यू पॉइंट। एडीबी की फुल फॉर्म। एपरेटस ड्यू पॉइंट, थैंक्स यार। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किस तरह निकलेगा? जो 1 और 2 की प्रोसेस लाइन है, अगर तुम उससे आगे एक्सटेंड कर दो इस सेचुरेशन कर्व पे, और वहाँ से तुम एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा दो डीबीटी की लाइन पे, तो तुम्हारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो तुम्हारे पास एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा। सही है।
इसका एनर्जी बैलेंस इस तरह बनता है एम ए एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू क्यू प्लस एम डब्ल्यू एच डब्ल्यू। सही है, बाकी ये फार्मूला तो पुराना है। सही है, और इसका जो लोड निकलता है कूलिंग लोड, क्योंकि इसमें कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन है, इसका कूलिंग लोड की इक्वेशन आती है एम एच वन माइनस एच टू माइनस एम ए डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू एच डब्ल्यू। सही है भाई। बाकी इसमें ये हमारे पास फैक्टर आता है बाईपास फैक्टर टी टू माइनस टी डी अपॉन टी वन माइनस टी डी के बराबर होता है। सही है, और कॉन्टैक्ट फैक्टर बाईपास फैक्टर को अगर तुम 1 से माइनस कर दो तो कॉन्टैक्ट फैक्टर आ जाएगा। ये सारी टी टू टी डी टी वन टी डी और ये सब चीज़ें, ये सब तुम्हारे पास चार्ट से आ जाएंगी। टीडी क्या है? टी डी ये वाला टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 1 और 2 की प्रोसेस लाइन को तुम लोग सेचुरेशन कर्व तक लेकर आओ, वहाँ से तुम लोग नीचे गिरा दो परपेंडिकुलर, सही है। तो जो टेम्परेचर आएगा वो टी डी होगा। अच्छी बात सुनो, इसमें पहले सेंसिबल कूलिंग होती है फिर डीह्यूमिडिफाइंग होती है, या एक साथ होते हैं? नहीं एक साथ होते हैं इसमें बस ये कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं इसे। चलो सही। अच्छा, और इसके अंदर कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन के प्रोसेस में तुम्हारा जो ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का इनर स्केल रीड होता है, क्योंकि इनर स्केल पे काम होता है सेंसिबल हीट फैक्टर का, और सेंसिबल हीट फैक्टर तुम्हारा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। सेंसिबल हीट फैक्टर बराबर होता है सेंसिबल हीट लोड अपॉन टोटल हीट लोड। टोटल के अंदर अबे यार, टोटल के अंदर तुम्हारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तुम्हारे पास सेंसिबल हीट लोड होता है, सही है, और एक तुम्हारे पास लेटेंट होता है। तो इन दोनों का अगर ऐड कर दो तो तुम्हारे पास टोटल हीट लोड बनता है। तो अगर सेंसिबल अपॉन टोटल कर दो तो तुम्हारे पास सेंसिबल हीट फैक्टर आ जाएगा। अब एक सवाल है भाई, क्या कह रहा है, इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम द एयर एट फ्लो रेट ऑफ 2 kgDA पर सेकेंड एंटर्स, ये एयर का मास फ्लो रेट दे दिया, एंटर द कूलिंग कॉइल। अब ये कूलिंग कॉइल इसने बोल दिया तो ये हमें भाई समझ में आ गया कि कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन का केस है। सही है, एयर एंटर हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस और 50% RH पे, तो सबसे पहले 0.1 निकाल लेते हैं। 0.1 उसने दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस और 50% RH, ये आ गई 50% की लाइन, थोड़ी ऊपर चला गया, 0.12 बना लेते हैं। फोर्टी और 50। यार नमाज ब्रेक कर लो अगर किसी को मसला नहीं है तो। हाँ कर लो वापस आ जाओ फिर आधे घंटे में अगर फ्री हो तो। मर्जी है, पूछ लो भाई सबसे। STS ये है कि रिकॉर्डिंग लगा के गया हुआ है, अगर वो है मीटिंग में तो उससे बोलो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कंटिन्यू स्टॉप हो कर। रही है। यार जैन, ये और कितने इसके टॉपिक हैं, इसके साइकोमेट्रिक है, ये कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन, ये कितना रहता है मतलब? यार कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ये आखिरी प्रोसेस है, ठीक है, इसके बाद साइकिल्स हैं। अब तुम लोग बोलो तो साइकिल्स वाला अभी कर लेते हैं या फिर बाद में कर लेंगे। साइकिल्स यही है कि इन्हीं प्रोसेस से। अभी तुम कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन वाला सवाल कराओ, ठीक है? हाँ तो 2 टॉपिक हमारे हो जाएंगे कंप्लीट, तो इसके बाद अगर तुम्हें सजेस्ट कराना है तो वो करा दो। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना इसका, हाँ साइकिल्स वाले और कूलिंग लोड कैलकुलेशन वाले, वो कल करा देना। हाँ चलो ऐसा कर लो, कल कर लो, क्योंकि देखो भाई अभी तो जितना पढ़ लिया ना इस पर थोड़ा सा गौर करो, क्योंकि इस इनसे ही आगे चल के फिर ये प्रोसेस सॉरी साइकिल्स जो है ये सॉल्व होंगे। सही है, साइकिल्स थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है, तो अभी तुम लोग ये वाले कर लो, स्लाइड्स वाले सवाल अच्छे से कर लो, इससे ये है कि आगे के साइकिल तुम्हारे आसानी से हो जाएंगे। सही है। ये एक सवाल कर लो आखिरी। हम्म। अच्छा, इसका 0.1 तुमने निकाल लिया 50% पे और 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो कह रहा है लीव्स द कूलिंग कॉइल एट 11 डिग्री सेल्सियस एंड 90% RH, फाइंड रिक्वायर्ड कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल और SHF for the process, BF of the coil, assume the condensate water to leave the coil at ADP। सही है। अच्छा, उसने हमें कूलिंग कॉइल में एंटर होने का की कंडीशन दे दी, 0.1 निकाली, और लीव होने की कंडीशन दी हुई है 11 डिग्री सेल्सियस और 90% RH, तो 0.2 भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इलेवन डिग्री सेल्सियस, 1 मिनट, और 90% RH।
तो 11 की लाइन ये बनेगी 10 के बिल्कुल बाद वाली, और 90% RH का मतलब है ये रहा कर्व। अबे ये क्या बन रहा है, बिल्कुल उसी की लाइन में बन रहा है ये तो। चलो 12 लब बन रहा है तो क्या करें। अबे लेकिन इस तरह बनना नहीं चाहिए। एक मिनट यार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कोई गलती तो नहीं की। हाँ ना, गलती हुई भी है। 0.1 का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और 50% RH, हमने 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया। ये आ गया। और 0.2 का है 11 डिग्री सेल्सियस और 90%, तो 11 ये आ गया। सही है, अब सही है। अब ये तुम्हारा 0.1 है, ये 0.2 है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दो और इस लाइन तक एक्सटेंड करा दो, जो तुम्हारी सेचुरेशन लाइन है। ये यहाँ पे इसको कट कर रही है, यहाँ से नीचे एक परपेंडिकुलर गिरा दो जहाँ पे ये इसको कट कर रही है। सही है। अब ये जो तुम्हारा पॉइंट आया है ये तुम्हारा पॉइंट है TD वाला पॉइंट। सही है। ये 1 है, ये 2 है, और ये इनकी प्रोसेस लाइन आ गई, और ये पॉइंट यहाँ इसको कट कर रहा था इस वाले कर्व को, तो ये TD आ गया। अब उसने सवाल में क्या पूछा हुआ है, सवाल में उसने रिक्वायर्ड कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल। तो कूलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q Ma H1 - H2 Ma W1 - W2 इंटू HW। ठीक है। अब HW तुम्हारे पास, अब देखो HW कैसे निकलेगा। HW इसमें इस तरह निकलता है कि जो TD होता है ना तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आता है, इस पे तुम जाके HF रीड कर लो। सही है। अब यहाँ पर मेरे पास आया है 10, 9 और 8 और 9 के बीच में 8.5 आया है मेरे पास। सही है। यहाँ पर इनका 8.5 ही आ रहा है, ये रहा TD इनका 8.5 आ रहा है। तो HW निकालने के लिए सिंपल HW इक्वल टू HF एट TD फ्रॉम टेबल A1। सही है, ये रहा। तो तुम्हारे पास HW आ गया। बाकी W1 W2 H1 H2 ये तुम्हें चार्ट से मिल जाएंगे। सही है, क्योंकि 0.1 और 2 तुम्हारे लोकेट हुए हैं। W1 और W2 यहाँ से हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो मिल जाएगा। H1 H2 यहाँ इसके इन लाइंस के पैरेलल लाइन चलाओगे तो H1 H2 आ जाएंगे तुम्हारे पास। H1 H2 मालूम है, W1 W2 HW पता है, MA उसने सवाल में दिया हुआ, तुम्हारे पास कूलिंग लोड आ गया। सही है, 40.82 आ रहा है। अगली चीज़ उसने पूछी हुई है SHF फॉर दी प्रोसेस। अच्छा, SHF किस तरह आएगा। SHF के लिए तुम प्रोटेक्टर का इनर स्केल रीड करोगे। सही है। सिंपल ये तुम्हारी प्रोसेस लाइन है 1 से 2। सही है, 1 से 2 हम मैं फिर से जोड़ रहा हूँ, जोड़नी पड़ेगी, क्या करें। 1 से 2 मैंने लाइन जोड़ी। सही है, और इसके पैरेलल लाइन मुझे लगानी है D पे। सही है, D का इनर स्केल रीड करने के लिए पैरेलल लगाने के लिए मैं उठा के इसी को रख दूंगा इस पॉइंट से कंस्ट्रक्ट कराएंगे। ये अब इसका इनर स्केल रीड कर लो। यह आ रहा है तकरीबन 0.6, इनर स्केल 0.7, 0.6 और 0.7 से हल्का सा नीचे 0.69 0.68 आएगा तुम्हारा पास। SHF 0.69 आ गया। सही है। दोबारा देख लो, हम लोगों ने ये इनर स्केल रीड किया। इनर स्केल क्योंकि इसलिए रीड किया क्योंकि इनर स्केल देख लो सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट का SHF का। और रीड किस तरह किया है, जो 1 और 2 की लाइन थी इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन बना दी इस पॉइंट से, और वो इनर स्केल को जहाँ पे कट करी है वो हमने रीड कर लिया। 0.7 से हल्का सा नीचे आ रहा है तो 0.69 ले लिया हम लोगों ने। SHF आ गया तुम्हारे पास। अब उसने BF ऑफ द कॉइल पूछा हुआ है। BF का फॉर्मूला होता है T2 अपॉन TD, T2 माइनस TD अपॉन T1 माइनस TD। सही है। T1 T2 ये 0.1 और 2 के क्या हैं, अपना DBT हैं। 0.1 का DBT है 25 डिग्री, 0.2 का 11 डिग्री, और TD है मेरे पास कितना आता है टेबल से, सॉरी चार्ट से 8.5। सही है। तो सिंपल वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन करा दो और BF निकाल लो। और अगर वो कहता है कॉन्टैक्ट फैक्टर के लिए इसको 1 से माइनस कर दे तो तुम्हारे पास BF आ जाता।
ये प्रोसेसेस हैं भाई सारे। अब इन प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि इन्हीं प्रोसेसेस से आगे चल के फिर ये बेसिक हीटिंग साइकिल और ये बेसिक कूलिंग साइकिल, ये साइकिल्स बनेंगे। सही है, साइकिल भी आसान ही है, इतने मुश्किल नहीं है। सही है यार। बात सुनो, हाँ ये बोलो। डीएम आ रहे हैं, बड़ी पुरजोश फरमाइश है कि अभी सजेस्टेड भी करा दो थोड़े इसी टॉपिक के। इसके प्रोसेसेस के, हाँ चलो करा देते हैं, एक दो करा देता हूँ। सजेस्टेड तो बहुत सारे हैं इसके। यार, मैं तो कह रहा हूँ यार कि कल ही देख लेते भाई हैं इसको। देखो सजेस्टेड सारे ऐसे ही हैं। मैं वही, सही, मुझे पता है। देखो यार, अभी मैं जो भाई जितने जान मुझे सजेस्टेड बोल हैं रहे हैं सारे सब, ऐसे ही हैं। मैं तो भी कहता हूँ कि पहले ये ट्राई कर लो घर में, ठीक है, ताकि हाथ बैठ जाए। फिर जब सजेस्टेड करने बैठोगे तो खुद ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैंने किया नहीं है, लेकिन शायद ऐसा ही हो। ऐसा ही है ना भाई जयान भाई? आसान है हाँ हाँ सजेस्टेड में। सही है भाई। देखो स्लाइड से कर लो सही से,